हेलो बच्चों, आ जाओ। कहाँ आ जाओ? स्क्रीन पे आ जाओ। नजर यहाँ गड़ी हुई होनी चाहिए। आज हम जूनियर अकाउंटेंट के सबसे इजी टॉपिक में हैं। हमारे सिलेबस का सबसे इजी टॉपिक है डेप्रीशिएशन। लिखा हुआ दिख रहा होगा। सबसे आसान टॉपिक अब होगा और भी आसान। सीपी सर से पढ़ लो। इस टॉपिक में भाई मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूँ, कंप्लीट ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आपको डेप्रीसिएशन की थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मोस्ट सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको करा दूंगा। सिर्फ सीधे आप एमसीक्यू पे जाओ। किसी एमसीक्यू में डाउट हो तो भाई कमेंट करो, आंसर मिलेगा। चलो आ जाओ, टाइम खराब नहीं करेंगे। जैसे भी अपन परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो क्या होता है, या तो सर होता है प्रॉफिट या होता है लॉस, एक रहता है स्टॉक। तो सर मशीन में भी ऐसा ही होता है। मान लो हमारे पास फैक्ट्री है या बिजनेस में मशीनें लगा रखी है, बिजनेस में फर्नीचर वगैरह लगा रखा है, तो एक दो टेबल हैं, एक टेबल बेची दो टेबल बचेगी, वैसे वो सिस्टम सारा है। जब भी हम किसी संपत्ति को परचेज करेंगे इन फ्यूचर कुछ साल बाद जब हम सेल करेंगे तो या तो हमें होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। फिर स्टॉक का मतलब बैलेंस, पीछे बैलेंस कुछ बचेगा। जैसे परचेज सेल्स में होता है माल के साथ, वैसा भी हमारे पास संपत्तियों में भी होता है। और भाई इसको और डिटेलिंग में पढ़ने के लिए मैंने छोटा सा एक चार्ट बना रखा है। आ जाओ। तो हम एसेट को खरीदेंगे तो एसेट कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट के ऊपर लगेगा डेप्रीसिएशन। वैसे ही डेप्रीसिएबल अमाउंट पे लगता है। आगे आगे अपन थोड़ा इसको आगे बढ़ेंगे डिटेल में, कुछ और नई चीजें मिलेगी आपको। फिलहाल ये कॉस्ट फिर डेप्रीसिएशन से घटेगी, फिर आपको बैलेंस आएगा, उस बैलेंस से आप सेल करोगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। इन सबको पढ़ने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं अपन डेप्रीसिएशन पे। सर डेप्रीसिएशन क्या मतलब, क्या है इसका? सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य हास। भाई मेरी मात्राओं पे मत जाना। मैं मात्रा में ऊ छोटा ऊ बड़ा कुछ भी लगा देता हूँ, वो उल्टा लगे तो आप सीधा कर लेना। हिंदी बहुत अच्छी है मेरी, मात्राएं उल्टी पुल्टी हो सकती है। ठीक है, मूल्यह्रास में आ जाओ। मूल्यह्रास भाई, कोई हम संपत्ति खरीदते हैं, कुछ समय बाद उसकी वैल्यू पूरी नहीं मिलती। जितने में खरीदते हैं उतनी वैल्यू उसकी बेचने पे नहीं मिलेगी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ डाउन होगी। डाउन होने के खूब सारे कारण हैं। सर क्या क्या कारण है? एक तो सर उसके उत्पादन में कमी आ जाना, उसकी मतलब क्षमता में कमी आ जाना। दूसरा अप्रचलन में हो जाना, उससे भी एडवांस टेक्निक की मशीनरी आ जाना। अच्छा सर, और खूब सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से भाई मशीन के मूल्यों में कमी आना। मान लो ट्रस्ट भी होता है। जैसे हम कार खरीद के लेके आए, सेम मूल्य में हमने खरीदी, 1 घंटा ही हुआ, हम बेचना चाहें, सेम शोरूम के रेट नहीं बिकेगी, वो वहां से खरीद लेंगे। भाई हमसे क्यों खरीदेंगे? तो उसके मूल्य में मोबाइल खरीदा सर, सेम रेट में हम बेचना चाहे, कोई नहीं खरीदेगा। वो उस दुकानदार से खरीद लेगा, हमसे वो सेम रेट में कोई नहीं खरीदेगा। हमें मूल्य डाउन करना ही पड़ेगा, है ना? तो आ जाओ, अब अपन समझते हैं डेप्रीसिएशन। ये लगता किस पे? डेप्रीसिएशन एक तरह का क्या भी मूल्यों का हास है। हमने खरीदी लाख में, अब हमारे पास वो 10,000 की बची, 90,000 क्या हो गया? घाटा हो गया सर। एक तरह की क्या होता है सर? ये लॉस होता है। लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये जर्नल एंट्री में भी डेबिट होगा, जब इसका अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में भी ये डेबिट होगा, है ना? अब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नहीं जा रहे हैं अपन, मूल्यह्रास को समझ रहे हैं। सर ये लॉस होता है, तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने पीछे डेबिट लिख दिया। ये डेप्रीसिएशन लगता किस पे है भाई? फिक्स्ड एसेट पर। डेप्रीसिएशन लगता किस पे है? फिक्स्ड एसेट पर। फिक्स्ड एसेट्स पर। ठीक है सर। भाई भूमि पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता कि सर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इन सब पे। वैसे भूमि जो होती है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता सर। फिक्स्ड संपत्ति में भूमि भी शामिल है। देखो फिक्स्ड एसेट में क्या क्या होता है? फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले तो लैंड, उसके ऊपर अपन बनाएंगे बिल्डिंग, फिर उसमें लगाएंगे फर्नीचर, फिर उसमें लगाएंगे मशीन, है ना? फिर उसमें स्टॉक, उसमें रहेंगे टूल्स। तो सर ये फिक्स नहीं है सर, ये तो करंट है। ये सारी फिक्स्ड है। ये सारी क्या है सर? ये फिक्स्ड एसेट है। ये सर करंट एसेट है ना? ये वाली फिक्स्ड एसेट में अपन लोगो नहीं लगा सकते। साथ साथ बताया क्योंकि ये भी मुझे डालना है उसके अंदर लैंड में। ये रही सर। तो इसमें भूमि भी क्या है सर? एक लंबे समय तक चलने वाली हमारी संपत्ति है, लेकिन भूमि पर नहीं लगेगा। तो एक्सेप्ट लैंड, लैंड पर, लैंड को एक्सेप्ट लैंड मतलब लैंड को छोड़ के, भूमि को छोड़कर इस तरह संपत्तियों पर लगता है। भूमि के अलावा, भूमि के अलावा। अब भूमि में भी मी छोटा होगा बड़ा होगा वो आप जानो, आपका काम जाना है। यहां आ जाओ। अब मान लो मैंने एक मशीन थी जो खरीदी 1 लाख में। 1 लाख में मैंने एक मशीन खरीदी,
आपको ही कोई ऐतराज नहीं, छो खरीदी, सर ने खरीद ली। अब भाई खरीदने के बाद 1 साल मेरे पास चली ये फर्स्ट ईयर, फिर और चली ये सेकंड ईयर, फिर और चली ये थर्ड ईयर। पहले साल मैंने माना भाई इसका डेप्रिसिएशन, मेरे वर्डों पे ध्यान देना, माना कि ये 10,000 से कम हो गई। दूसरे साल भी 10,000 से कम हो गई, तीसरे साल भी 10,000 से कम हो गई। मैंने इसका फायदा उठाया, 10,000 से मुझे ये उत्पादकता दे रही है ये मशीन, मानो अभी। तो भाई कितने हजार के पीछे बच गई सर? 70,000 के पीछे बच गए। मैं मानूंगा ये मशीन जो थी घिस गई 10,000 3 साल से 30,000 से घिस गई। तो अब चौथे साल का बिगिनिंग बैलेंस मेरे कितना है सर? 70,000 रुपए है। अब इसको अगर मैं 80,000 में बेचता हूं, इसको करता हूं सेल करता हूं 80,000 में, तो प्रॉफिट कितना होगा सर? 70 का 10,000 का प्रॉफिट। सर इसको बेचता हूं 65,000 में, सेल कितने में करता हूं सर? 65,000 में, तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा भाई सर? 5,000 का लॉस। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखना। अब जब आगे अपन बढ़ेंगे तो यहां तक आके फिर प्रोविजन स्टार्ट करेंगे। एक बार यहाँ फिर डेप्रिसिएशन, सब एक एक चीजों को मैं समझाऊंगा। अब आ जाओ भाई, यहाँ पर हमें सीखनी है मशीन की कॉस्ट। मशीन की कॉस्ट कैसे निकलती है? आसान नहीं है मशीन की कॉस्ट निकालना, ये आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा। शुरुआत भी इसी से होगी, कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, कॉस्ट में से ही डेप्रिसिएशन घटता है। तो कॉस्ट आपको सही निकालनी आनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा सर डेप्रिसिएशन आपने शब्द बोला मैंने माना, किस तरह से मानने से होता है क्या? मानने से बिल्कुल नहीं होता। ये जो डेप्रिसिएशन निकलता है उसके कुछ बेस होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के। बेस नंबर 1 क्या हुआ? डेप्रिसिएशन एक होता है, पहली बात तो मानो अनुमानित। ये क्या होता है? अनुमानित, आधार पर होता है। डेप्रिसिएशन जो निकलता है अनुमानित होता है, कोई जरूरी नहीं है इतना हो। जैसे कि एक बार अपन वापस सोचते सर अनुमानित क्यों होता है? अब मैंने एक मशीन खरीदी ना 1 लाख रुपए की, अब मुझे लगा ये लाइफ इसकी 10 साल है। ये मशीन कंपनी नहीं बोला 10 साल की गारंटी है सर, उसके बाद खराब हो सकती है। तो हमने माना भी ये मशीन हमारे पास अच्छे से 10 साल चलेगी, उसके बाद अपन बेच देंगे। तो ये मशीन की लाइफ कितनी है? पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखो, अनुमानित लाइफ। लाइफ का मतलब जीवन, जीवन काल। अगर इस मशीन का जीवन काल 10 साल है तो प्रत्येक वर्ष मुझे ये मशीन कितनी कितनी क्षमता उत्पादन करके देगी भाई? तो 1 लाख में 10 साल का मैं भाग दे दूंगा, तो हर साल मशीन मेरी 10,000 से कम होती जाएगी और 10 साल बाद मशीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, लाइफ। दूसरा है उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता पॉइंट नंबर ए यूनिट में हो सकता है, उत्पादन क्षमता बी समय में हो सकता है। समय मतलब कि भी ये, जैसे कि इलेक्ट्रिक कारें आ गई, इलेक्ट्रिक कार आपने खरीदी और तो कंपनी बोलती है इसकी बैटरी की लाइफ या तो 8 साल चलेगी या 1,60,000 किलोमीटर चलेगी। देख लेना, सर्च करना, कंपनियां बोलेगी 1,40,000, कोई कंपनी बोलती है 1,60,000 किलोमीटर चलेगी, फिर बैटरी की लाइफ खत्म है, इतनी तो हमारी बैटरी चलेगी ही चलेगी। मान लो 4 साल में अगर 1,60,000 किलोमीटर चला लेते हो तो भाई लाइफ साल तो 8 साल तक तो रहेगी, उसकी कैपेसिटी है, उसकी सेल्स जो अंदर है वो 8 साल तक जीवित रहेंगे। मान लो अगर आपने, और कंपनी दूसरा ऑप्शन ये भी देती है या 1,60,000 किलोमीटर चलेगी, और 1,60,000 किलोमीटर अगर आप एक साल में ही चला लेते हो तो बैटरी तो वैसे ही खत्म हो गई ना भाई। तो लाइफ कहाँ गई? 8 साल तक नहीं गई ना। तो लाइफ 10 साल वो भी अनुमानित है, चलने का पीरियड वो भी अनुमानित है। मान लो आपने 10 साल में 1,00,000 किलोमीटर ही चलाई हो तो कंपनी की तरफ से गारंटी तो खत्म, आपके 10 साल तो पूरे हो गए। उसके बाद कुछ साल और चले तो चलने की लाइफ तो बढ़ गई ना, एफिशिएंसी हाँ कम हो सकती है, लाइफ बढ़ सकती है। जरूरी नहीं हो कि लाइफ 10 साल ही हो, ये 10 साल भी एक अनुमानित होता है। तो लाइफ भी क्या होती है बेटी? अनुमानित आधार पर क्या निकलती है? लाइफ भी अनुमानित आधार पर, डेप्रिसिएशन भी अनुमानित आधार पर, अनुमान उत्पादन क्षमता भी क्या होगी? अनुमानित आधार पर, या पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से यूनिट के उत्पादन की क्षमता। एक मशीन दी आपको कि भाई इतने हजार प्रोडक्ट निकालेगी, उसके बाद इसकी लाइफ खत्म है। जैसे मान लो अपन प्रिंटर लेके आते हैं, प्रिंटर के अंदर कार्टेज होती है, कहते हैं भाई इस कार्टेज से 3,000 पेज प्रिंट होंगे, अनुमानित, फिक्स नहीं है 3,000 होंगे। तो अपन उस वो मान लो जैसे कार्टेज की कॉस्ट है 3,000 पेज प्रिंट होंगे और उसके अंदर उसकी हमारी कॉस्ट कितनी लग गई सर? 300 रुपए उसकी कॉस्ट लग गई। तो एक पेपर प्रिंट की कॉस्ट सर 10 पैसा लग गई। तो हम मानेंगे कि इस कार्टेज की लाइफ पर पेपर पे 10 पैसा है। 100 पेपर प्रिंट कर दिया तो 100 पेपर प्रिंट कर दी सर, 10 रुपए का उसके ऊपर हास आ गया।
वो खर्च आ गया इस तरह से। तो भाई उत्पादन के हिसाब से, इकाइयों के हिसाब से भी आप डेप्रिसिएशन अनुमानित नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया लाइफ के आधार पर, उत्पादन क्षमता के आधार पर, है ना। तो ये सब क्या है, अनुमान लगाया आपने। तो अनुमान लगाए तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, एक अनुमानित है। डेप्रिसिएशन कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि अभी इस टेक्निक से 10 साल ही 4 साल चलेगी ये मशीन वगैरह, कुछ नहीं। एक टर्म है जो अनुमान के आधार पर चलती है। अनुमानित आधार पर लाइफ भी क्या होती है, अनुमानित होती है। उत्पादन क्षमता भी क्या होती है, अनुमानित होती है। उत्पादन क्षमता के दो पार्ट मान सकते हो, यूनिट के आधार पर या समय के आधार पर। उत्पादन क्षमता किसके आधार पर, या तो यूनिट के आधार पर या समय के आधार पर। इन चीजों से आप क्या लगाते हो, डेप्रिसिएशन का अनुमान लगाते हो। ओके सर, लाइफ के हिसाब से, उत्पादन क्षमता के हिसाब से, उत्पादन क्षमता के हिसाब से हो गई, यूनिट के हिसाब से या समय के हिसाब से, इतने समय तक इसकी लाइफ है या इतने उत्पादन क्षमता तक ये है वगैरह वगैरह, जो भी कि ये मशीन है इतने घंटे ही चलेगी। कि भाई ये मशीन है, जैसे बैटरी, तो बैटरी क्या है आपके पास वैसे कार के अंदर लगी हुई, कि ये बैटरी आपके भाई साहब 1,60,000 घंटे ही चलेगी या 1,60,000 किलोमीटर ही चलेगी, क्षमता एफिशिएंसी के हिसाब से ही काम करेगी। तो डेप्रिसिएशन आपके अनुमानित आधार पर लगाया जाता है। कॉस्ट आपकी एक्चुअल होती है, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। तो पहले साल मशीन 1,00,000 थी, दूसरे साल कितनी होगी 90,000, तीसरे साल कितनी होगी 80,000। सर ये 80,000 क्यों है, तो हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इसके बाद और कम हुई 10,000, तो मतलब चौथे साल में आपकी मशीन की ओपनिंग कॉस्ट 70,000 है। तो ये 70,000 क्यों है, तो इसकी आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। जो मशीन के जो ये कॉस्ट आती है ना, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, ऐतिहासिक लागत होती है। क्या होती है, ऐतिहासिक लागत मानते हैं इसको। ये 30 ऐसे एमसीक्यू वर्ड पूछे जाएंगे। मशीन की लागत होती है तो आप बोलना ऐतिहासिक लागत। डेप्रिसिएशन होता है अनुमानित लागत, मतलब अनुमान के आधार पर होती है। ठीक है, फिर बैलेंस बचेगा उसको बेचेंगे इसके हिसाब से। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कॉस्ट। क्या पढ़ते हैं अपन, सर कॉस्ट पढ़ते हैं। कॉस्ट क्या होती है, एसेट की कॉस्ट कैसे निकलेगी वो पढ़ते हैं अपन। आ जाओ मेरे साथ साथ, अच्छे से समझना। मान लो हमने एक मशीन, ये है मार्केट, ये है मार्केट। कोई दिक्कत किसी को, सर नहीं दिक्कत, इतना सा बड़ा बहुत है। मार्केट में या तो हम क्या करेंगे, न्यू या करेंगे ओल्ड। क्या सर, न्यू या ओल्ड, मशीन परचेज 1,00,000 रुपए की, या तो ओल्ड करो या न्यू करो। आपने करी परचेज, सर हमने परचेज कर ली, या तो न्यू करो या ओल्ड करो। दोनों ही कॉन्सेप्ट एक साथ समझा रहा हूं, और इसके बाद कॉस्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां से आप लेके आए बिजनेस एरिया में, है ना, बिजनेस स्टोर में वगैरह या फैक्ट्री में जो भी है ना, आप लेके आए इसको बिजनेस में। ये आपके पास मशीन पड़ी है, यहां लेके आए। यहां तक रास्ते में क्या लग गया, सर फ्राइट। फ्राइट मतलब भाड़ा कितना लग गया, सर 20,000 का। खरीदी 1,00,000 में, 20,000 का ऊपर लग गया भाड़ा। तो हमारे बिजनेस तक पहुंचने में कितना खर्चा आ गया, सर 1,20,000। मान लो बीच में रास्ते में लगती रॉयल्टी, आपको पता है टोल टैक्स लग रहा है ना, तो उसको मान दे टोल टैक्स। टोल टैक्स लग गया 2,000 का, है ना। और भी कुछ पैकिंग या उस मशीन को के ऊपर और भी रास्ते के अंदर, है ना, रिस्क की मशीन है, रिस्क वगैरह है, कुछ भी है। एक आंकड़ों के अंदर अपन फंस जाएंगे फालतू में, कैलकुलेशन निकालते समय कंफ्यूजन रहेगा। कम से कम ले तो ज्यादा याद रहेगा अपन को, ये इससे ज्यादा नहीं आता एग्जाम में। ज्यादा ज्यादा फ्राइट ऑन मशीन परचेज। फ्राइट ऑन क्या है, ये मशीन परचेज, मशीन के ऊपर हमारा लग गया भाड़ा। तो मशीन हमारे पास यहाँ तक कितने में आई, सर यहाँ पर आ गई हमारा 1,20,000 में। यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी खर्चा लगेगा मशीन की कॉस्ट को बढ़ाएगा सर। ओके सर, अब मशीन आ गई यहाँ पर। यहां पर ये मशीन है। अब मशीन मान लो 3-4 टुकड़ों में है, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा। ये 3 टुकड़ा मशीन थी और यहाँ तीनों टुकड़े आए। अब उसको असेंबल्ड करना पड़ेगा, अलग अलग है मशीन, हम तो कर नहीं सकते, हम तो टेक्नीशियन है नहीं। एक इंजीनियर को बुलाया, उसने उस मशीन को असेंबल्ड किया, सुबह से शाम तक लगा। 4-5 लेबर आई, मशीन इतनी भारी है, उस क्रेन से उठाया, उसको वहां रखा उस जगह पर। अब मशीन को रखने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया भाई, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर खड़ा किया यहाँ पर इस मशीन के लिए। इस स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है वो आ गई 30,000, है ना। अब आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट की जो फीस थी मशीन को स्टेब्लिश करने की वो थी 10,000। तो भाई 40,000 और 20,000 कितना हो गया टोटल, 40।
और बी 60,000। तो अभी तक हमारे मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई सर? हमारे मशीन की कॉस्ट यहाँ तक सर आ गई 1,60,000 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मशीन रेडी है, आर्किटेक्ट बोल रहे हैं सर आपकी ये मशीन रेडी है। अब आप इस मशीन को टेस्ट ड्राइव, मतलब टेस्ट ड्राइव क्या, वो ट्रायल पे ले लो। ठीक है, अब हमारे मशीन मान लो ये बिस्कुट बनाने की है क्या, अब इसके अंदर डाई वगैरह सब सेट कर दी, मान लो ये बिस्कुट बनाने की मशीन है, और अब हम इसमें से वो डालते हैं मैदा वगैरह जो डालते हैं, ऑटोमेटिक से बिस्कुट निकलते हैं, सूख के बाहर निकलते हैं। अब हमने उसका लिया ट्रायल वर्जन, क्या लिया, ट्रायल रन करें हमने, ट्रायल रन, ट्रायल रन करें, और उस ट्रायल रन में हम कुछ आटा भी डाल रहे हैं, वो मैदा डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर उसको टेस्ट कर रहे हैं, मार्केट के लिए बेच, घर वालों को खिलाए, सबको खिलाए, मशीन प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ट्रायल करने के अंदर हमारा और खर्चा आ गया, 2-3 दिन ट्रायल करा, तो ट्रायल रन एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास, ट्रायल रन एक्सपेंसेस आ गए 10,000। और यहां पर मशीन हो गई ओके, और के और नहीं रही, अब मशीन हो गई हमारी ओके सर, ओके रेडी है, मशीन क्या है अब सर, रेडी है। तो इस रेडी होने की मशीन तक के खर्चे आ गए ना, तो यहां तक अब बताओ भाई सर मशीन की कॉस्ट कितनी, तो भाई 1,00,000, 1,20,000, ये 10,000, 1,30,000, 1,60,000, 1,70,000। सर यहां तक की मशीन की कॉस्ट जो है 1,70,000, ये हमारी मशीन रेडी होने तक की कॉस्ट आ गई 1,70,000। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे पता है, इस पॉइंट को बोलेंगे पुट टू यूज। आपने वर्ड ज्यादा सुना होगा, इसको बोलेंगे पुट टू यूज, इस पॉइंट को बोलते हैं पुट टू यूज। अब ये मशीन योग मतलब पुट टू यूज मतलब अब ये मशीन प्रयोग करने लायक हो गई, मतलब उपयोग करने लायक हो गई, सॉरी, अब ये मशीन आपकी उपयोग करने लायक हो गई है सर। चलो अच्छी बात है। ऐसी खूब सारी मशीनें होती है भाई साहब जो 2-2 महीने 3-3 महीने उनका ट्रायल ही चलता है, जैसे सर कार, कार की कॉस्ट, कार जब बन के तैयार होती है उन कार को गिराया भी जाता है, कार को टेस्ट रेटिंग के लिए तोड़ा फोड़ा भी जाता है, कार को रनिंग किया भी जाता है, जो सारे खर्चे आते हैं ना, जब तक माल वो बेचने लायक नहीं बन जाता तब तक के सारे खर्चे उस माल की कार की कॉस्ट में। सर एक कार चला के देख लेते हैं उसके बाद नहीं, सभी कारें चला चला के देखी जाती है कुछ किलोमीटर तक, तो सभी कारें आप वो किलोमीटर तक रन होती है, हाईवे पे चलती है, उसके ड्राइवर चलाते हैं स्ट्रक्चर को, फिर कहते हैं सर ओके इसका इंजन रेडी है, तो वो पेट्रोल का वगैरह जो खर्चा आता है ना वो भी उस कार की कॉस्ट में इंक्लूड होता है भाई। अब वो जो टेस्ट ड्राइव करता है वो भी फिर अलग से शायद वो आर्किटेक्ट आता है, वो चेक करता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, इंजन में आवाज़ आ रही है क्या, कहीं गड़बड़ है क्या, कहीं व्हील में डग है क्या, तो वो सब चेक करता है, उसकी वो अलग हर कार पे उसकी फीस होती है भाई, 1 किलोमीटर चला गया है ना कि अभी मैं 10 कार चेक करूंगा डेली की, ₹1,00,000 लूंगा, तो उसकी कॉस्ट हम किससे निकलेगी, उस कारों से ही निकलेगी। तो जब तक कोई मशीन बन रही है, जब तक पुट टू यूज नहीं होती, अब कार में तो गड़बड़ है, एक कार टेस्ट कर ली, बाकी कारें टेस्ट करी नहीं और मार्केट में बेचनी शुरू कर दी, सबकी शिकायत आ रही है, थोड़े दिन में स्टीयरिंग हाथ में आ रही है, या यूं 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 करने लगी, सर गाड़ी तो यूं यूं लहरें खा रही है, तो इसका मतलब आपका ट्रायल रन नहीं हुआ। तो ट्रायल रन भी क्या होता है, यूज करने से पहले होता है। अब हमने अभी वो बिस्कुट बनाने की मशीन थी सर, हमने ट्रायल ट्रायल रन, हमने उसको ट्रायल नहीं किया, हमने उसको चेक नहीं किया, यहीं पे तैयार कर दी, असेंबल कर दी, ठीक है, लेबर को बुलाया, मजदूरों को बुलाया, आटा गूंदा, उसके अंदर डलाया, थोड़ी देर बाद पता चला उस पास में खड़े थे, खूब बड़ी मशीन थी, 4-5 मजदूर खड़े थे, और अचानक से वो हीटर जो था गर्म होने का, बिस्कुट को सुखाने का, ब्लास्ट हो गया, और 3-4 मजदूर काने बाने हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए, टूट गए, फूट गए। अब होगा क्या, नुकसान किसको होगा, कंपनी के मालिक को, फैक्ट्री के मालिक को, हालत खराब हो जाएगी भाई साहब, खूब सारा लॉस हो जाएगा, ये मैनुअल लॉस हो जाएगा। इसलिए पहले उसको हर तरीके से ओवर हीट करके, लो हीट करके, हाई प्रेशर देके, फास्ट करके, हर तरीके से उसको रन करके देखा जाता है, तो उसमें हैवी कॉस्ट आती है, तो वो कॉस्ट भी इसमें शामिल होगी। ये हो गया पुट टू यूज। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, यहाँ तक की कॉस्ट हो गई ना, ये हो गई आपकी कॉस्ट जो होगी एसेस्ट की कॉस्ट। ठीक है सर, अब सुनना, मेरी बात सुनना। हाँ, अब इसका अपन आंकड़ों के हिसाब से देखें ना, तो टोटली यहाँ अपन कर देते हैं कुछ ऐसे कर देते हैं, ये हुआ 2,000, थोड़े कुछ कम कर देते हैं, आंकड़े ऐसे ले ताकि आपकी, अभी मैं आगे और कैलकुलेशन समझाऊंगा, कैलकुलेशन समझने लायक आंकड़े करते हैं, जोड़ बाकी नहीं। ये हो गया मान लो 10,000, और यहाँ पे स्टेबली स्थापना व्यय, स्थापना व्यय, स्थापना व्यय हो गए आपके 5,000, और ट्रायल रन एक्सपेंसेस कितने हो गए
5,000, 5 × 10 20, ये यहाँ तक का खर्चा हो गया भाई 1,20,000, 1,20,000। ध्यान देना, यहाँ तक 1,20,000 का खर्चा हो गया। अब हमारी मशीन जब जिससे हमने खरीदी, उस एक बात और सुनना, ट्रायल रन तो नई मशीन का हो गया। मान लो पुरानी मशीन होती, देखो ओल्ड मशीन है भाई, देवे खरीदी, यहाँ लेके आए, यहाँ पे स्टेब्लिश करी, आर्किटेक्ट का भाई ये थोड़ी खराबी है, इसके थोड़े पुर्जे चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। तो पुट टू यूज के पहले, और ध्यान रखना भाई, एक चीज और याद आ गई ओल्ड मशीन की याद, अगर मशीन ओल्ड हो, पुट टू यूज से पहले कोई भी बॉडी पार्ट चेंज करो या कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करो, और उसका भी खर्चा मान लो आ जाए, तो वो भी क्या होगा, पुट टू यूज से पहले का अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ध्यान रखना, पुट टू यूज से पहले का रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा है, उपयोग में लेने से पहले या उपयोग में लाने लायक अगर कोई आप खर्चा कर रहे हो, तो ये भी क्या हुआ, स्टेब्लिशमेंट, स्थापना व्यय भी क्या होता है, एक तरह का उपयोग में लाना। भाई इस मशीन के ऊपर ये ऐसा स्ट्रक्चर खड़े करने की उसमें कंपलसरी आवश्यकता है, और अपन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, ये मशीन वाइब्रेट करेगी, मशीन प्रॉपर काम नहीं करेगी, तो उपयोग में लाना लायक कर रहे हो, तो पुरानी हो चाहे नहीं हो, कोई भी बॉडी पार्ट चेंज कर रहे हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हो, कब, जब पुट टू यूज से पहले। यहां से यहां के बाद कभी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हो, तो वो खर्चा आपकी कॉस्ट को नहीं बढ़ाएगा, कॉस्ट को नहीं बढ़ाता। बट एक स्टार नोट यहां रखो ना याद, यहां पर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो कॉस्ट बढ़ेगी। सॉरी कह रहा हूं ना, हिंदी माशाल्लाह सुभान अल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, कॉस्ट बढ़ेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो कॉस्ट बढ़ेगी। सर अब आप तो धर्म संकट में डाल लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हमें समझ में नहीं आया। मतलब कि कोई ऐसा खर्चा, क्या लिखो, ऐसा खर्चा जिससे उत्पादन क्षमता या लाइफ में वृद्धि हो, ऐसा खर्चा उत्पादन क्षमता या लाइफ में वृद्धि हो। जैसे कि मान लो एक मशीन का ऐसा पार्ट जो खराब हो गया, अब मशीन 1,00,000 की, 30,000 का पार्ट खराब हो गया, तो आपको रियलाइज हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही कि भाई ये बड़ा एक्सपेंडिचर्स है, इससे कोई पार्ट खराब हुआ है, कोई पुर्जा एक्सचेंज किया है, रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं किया है, या ऐसा खर्चा कोई बॉडी पार्ट चेंज करा हो, उसको चेंज कर, मान लो मशीन की क्षमता में वृद्धि हो रही हो, आपको ऐसा इंडिकेट मिलेगा ही मिलेगा। साल के बीच में कहीं पर भी अगर कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो, उस मशीन के ऊपर ऐसा खर्चा हो जिससे मशीन की लाइफ में वृद्धि हो, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, या मशीन का ऐसा मेन पार्ट खराब हो गया हो, जो ही मशीन का जो स्पेशल पार्ट वही था, वो अगर नहीं होगा तो मशीन काम ही नहीं करेगी, तो ऐसे खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हो। जिस खर्चा एक बार करना पड़ेगा, वो खर्चा बार बार नहीं किया जाता। रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो हर महीने करना पड़ सकता है, अगले साल भी करना पड़ सकता है, लेकिन मान लो एक ऐसा मशीन जैसे बिस्कुट बना रहे हो, उसका हीटर है, अब हीटर ही खराब हो गया, अब नया हीटर डालेंगे तो भी वो लंबे टाइम तक चलेगा। जिसकी लाइफ लंबी हो और वो चीज खराब हो गई हो और उसी चीज को आप चेंज कर रहे हो, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा आपकी मशीन की कॉस्ट को बढ़ाएगा। तो ये भी सारे क्या है, स्थापना ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रायल रन ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पुट टू यूज से पहले का ट्रायल रन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पूंजीगत खर्चे, आयगत खर्चे और आस्थगित व्यय, स्थगित व्यय, ये सब मैं बताऊंगा आपको। 4 तरह के खर्चे होते हैं, 4-5 तरह के, उन सब खर्चों के बारे में डिटेल क्लास लेंगे। उसमें से एक एमसीक्यू आता है, 2 एमसीक्यू आते हैं उसके भी, तो आपके 25 क्वेश्चन एक आध तो जरूर आ सकता है, चांस बनता है, उनके हम अलग से क्लास लेंगे। फाइनली यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, ये आपकी मशीन को कॉस्ट निकाल के देगा, ठीक है, ओके सर। अब देखो, मशीन का क्रय 1,00,000 रुपए, मशीन क्रय पर भाड़ा 10,000 रुपए, मशीनरी पर स्थापना व्यय सर 20,000 रुपए, मशीन पर पूंजीगत व्यय
ये पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब पुरानी मशीन खरीदी और उसके अंदर और खर्चे करें, वो भी पूंजीगत माने जाएंगे। ये वैसे पूंजीगत व्यय ही है, लेकिन मैंने एक अलग से क्यों जोड़ा है इस वर्ड को, आपके दिमाग में ट्रिक रहे। पूंजीगत व्यय मतलब ऐसा भारी भरकम खर्चा जो मशीन की कंडीशन को या संपत्ति की कंडीशन को और बेहतर करे, उसकी उत्पादन क्षमता में, उसकी लाइफ में वृद्धि करे, तो आपका पूंजीगत व्यय माना जाएगा, तो ही जोड़ा जाएगा। रिपेयर और मेंटेनेंस के खर्चे इसकी कॉस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन पुट टू यूज से पहले अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हो रहे हैं पुट टू यूज से पहले, इस पॉइंट से पहले, तो भाई साहब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है, तो मशीन की लागत कितनी होगी? 1,60,000। अब एसेट की कॉस्ट है 1,60,000। अब एसेट की डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या होगी? सो डेप्रिसिएबल वैल्यू में एसेट की कॉस्ट में फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क है वो मत देखना, यहां समझा रहा हूं। अभी तक हमने मशीन परचेज करी, इधर देखो, परचेज करी सर 1,00,000 में, ठीक है सर, प्लस फ्राइट, प्लस स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये आपके करे 5,000, स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 5,000, और आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई? एसेट कॉस्ट, यहां पर आपकी एसेट कॉस्ट आ गई 1,10,000, सॉरी 1,00,000 थी और 10,000 सर, और ऐड भी तो करो ये। अरे सर क्या कर रहे हो आप? 1,10,000, ये एक है भैया, सॉरी सॉरी सर, 1,10,000 रुपये। अब एसेट की कॉस्ट आ गई, जो भी मशीन थी, जो भी थी, परचेज करा, भाड़ा दिया, एस्टेब्लिशमेंट खर्चे सब करने के बाद अब मशीन पुट टू यूज हो गई, यूज करने की लायक हो गई। अब उसकी लागत कितनी है? 1,10,000। अब हमारी ये मशीन चलेगी ईयर, 1 साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 साल चली और मशीन चलना बंद, मशीन हो गई खराब। अब भाई मशीन खराब हो गई, हमने किसी को, हम किसी लेके आए, आर्किटेक्चर को या मिस्त्री को, इंजीनियर को लेके आए, दिखाया सर ये मशीन खराब हो गई। क्या सर? हाँ मशीन खराब हो गई। अच्छा, देखा भाई साहब ये तो अब चालू होने लायक नहीं है, अगर इस पे ऊपर खर्चा भी करेंगे ना फालतू में महंगी पड़ेगी, पुरानी भी हो गई, टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, नई मशीन खरीद लो। अच्छा सर, तो ये जो भंगार बचा है, भंगार जो बचा है वो आपका 10,000 का है। कितना का है? 10,000 का है। उसको आपके हिंदी में बोलते अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट मूल्य, इंग्लिश बोलते हैं स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू, वो 10,000 की बची है। तो सर इसका मतलब अगर आपकी कॉस्ट 1,10,000, पीछे बच रहा है 10,000, तो आपने यूज कितना करा? यूज आपने हर साल यूज करा, तो सर हमने यूज करा 10,000, 1,00,000 रुपए का हमने मशीन को यूज कर लिया। कितने साल यूज करा? 10 साल तक। ये आ गई लाइफ, 1 साल 2 साल, तो ये आ गई लाइफ, 10 साल का भाग दिया है ना। तो आपके पास सर कितना आ गया? हर साल सर 10,000 से घिस गई, तो 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, 10,000 ऐसा करते करते 1,00,000 यूज ले ली। तो सर इसको फॉर्मुलेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? एसेट की कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट 1,10,000 लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ, लाइफ। तो सर एसेट कॉस्ट 1,10,000, एसेट कॉस्ट 1,10,000 लेस स्क्रैप वैल्यू कितनी जो पीछे साल के बाद बच गई 10,000, लाइफ कितनी? 10 साल। अब आपको ये 10 साल लाइफ भी अनुमानित, मैंने कहा भाई आपको दी हुई होगी क्वेश्चंस में, 10 साल की लाइफ है, ये स्क्रैप वैल्यू है, और ये मशीन की कॉस्ट है। कॉस्ट को अलग अलग लैंग्वेज में दे सकता है, बीच में यहाँ पे भी कहीं कॉस्ट कैपिटलाइजेशन प्लस करा सकता है, माइनस करा सकता है। वो पर आगे बढ़ेंगे तब 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके साथ करा दूंगा। उसका क्या करना है, बीच में कोई पुर्जा खराब हो गया, पुर्जा चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सीधा कैपिटल में ऐड करना है, और भाई देखो खराब पुर्जे को बेच दो, वो कॉस्ट पे से लेस करना है। ठीक है, एक जानकारी के लिए बता दूं, तुरंत प्रभाव से उसको रीड नोट कर लेना, मतलब दिमाग में डालना। 5 साल के बाद एक भाग खराब हो गया, मशीन का एक भाग खराब हो गया, तो मशीन 1,10,000 की थी, 5 साल 10,000, 50,000 की घिस गई। यहां तक मशीन 50,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 5 साल 50,000 घिस गई। यहां पर मशीन की कॉस्ट कितनी रही सर? यहां तक मशीन की कॉस्ट अब 60,000 रही। अब यहां पर
एक मशीन का एक भाग खराब हो गया जो न्यू लगाया गया, मशीन खराब हो गया जिसे परिवर्तित किया गया, परिवर्तित किया गया 20,000 रुपये में, और उस ओल्ड का जो था खराब हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। अगर ओल्ड जो था, ओल्ड जो पार्ट था, अब देखो इसके अंदर ओल्ड पार्ट, ओल्ड पार्ट, इसके दो ऑप्शन है, या तो क्या रहे क्वेश्चन साइलेंट, या क्या रहे ओल्ड पार्ट वैल्यू 5,000। ओल्ड पार्ट की वैल्यू कितनी दे दी उसने? अगर भाई वो खराब हो गया, पार्ट हमने निकाला है, वो सेल हो रहा है, ओल्ड पार्ट की वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपया है। तो जो हमने वो नया खरीदा वो कितने का था सर? 20,000 का। या तो यहां पर सीधा सा 20,000 ऐड हो जाएगा। अगर ओल्ड पार्ट बिक रहा है हमारा कितने में? 5,000 में, तो ऐसी कंडीशन में 20,000 में से माइनस हो जाएगा जो बिक रहा है, वो हमारी इनकम हो रही है। जो हम नया खरीद रहे हैं वो हमारा एक्चुअल में कितना पड़ा सर? 15,000 में ही पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में इस 20 के स्थान पर कितना हो जाएगा सर? 15,000 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, दैट्स इट। मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कोई भी मशीन का पुर्जा खराब होता हो, उस पुर्जे को, भाग को अगर नया डालना हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों? रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं है, कि बार बार पुर्जा खराब नहीं होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अलावा कुछ भी आपको बोले, एक भाग खराब हो गया, उसको चेंज करने में 50,000 का खर्चा लग गया, चेंज करने के में 50,000 का खर्चा लग गया का मतलब यही हुआ आपने खरीदा, खराब कचरे को बेचा, या आपने उस कचरे को दुकानदार को दे दिया और आपको 50,000 में दिया, कुछ भी मानो, तो वो 50,000 को ही लेना है। अगर आपको बोले 50,000 का नया पुर्जा लगा, सीधे उस कॉस्ट में जो बैलेंस बच गया उस कॉस्ट में 50,000 जोड़ दो। दूसरी बात, अगर आपका पुर्जा खराब हो गया, वो पार्ट खराब हो गया, उसकी कॉस्ट 50,000 है, जैसा भी देखा उसकी कॉस्ट कितनी है सर? उसकी कॉस्ट 20,000 है, लेकिन जो खराब पार्ट था उसको बेचने से 5,000 मिले, तो भाई साहब एट ए मोमेंट हमने 20,000 किसके लिए खर्च करिए? खराब पार्ट के लिए खर्च करें। तो 20,000 हमारे पास जो नया पुर्जा है उसके रुपए हमने कितने दिए? 20,000। नए पुर्जे के पैसे वापस कितना आ गए? 5,000। तो नए की कॉस्ट एक्चुअल में हमारी कितनी लगी सर? उस खराब को घटा दो, उसमें से 20 में से 5 घटिया, पीछे बचा 15,000। तो या हम 20,000 नहीं, फिर 15,000 ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर साल के बीच में कहीं हो तो क्या करना है? ठीक है सर, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब समझ गए? 10 साल के बाद जब मशीन भंगार हो जाएगी, लाइफ के बाद जब मशीन भंगार होगी, वो होगी स्क्रैप वैल्यू। तो भाई टोटल एसेट कॉस्ट होती है प्रारंभिक, जब खर्चे जोड़ने के बाद एसेट कॉस्ट, ये आ गई स्क्रैप वैल्यू। तो एसेट कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू घटाते हैं, ये होती है डेप्रिसिएबल वैल्यू। ये आ गई लाइफ, तो ये हो गई, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो आप, मैं बता रहा हूं। इससे भी पहले एक चीज और बता रहे हैं, कभी कभार पूछी जाती है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। हाँ, अब देखो एसेट कॉस्ट, एसेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ये फॉर्मूला है। इससे क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन निकलेगा। भाई साहब इसी फॉर्मूले से लाइफ भी निकाल सकते हो, एसेट की कॉस्ट भी निकाल सकते हो, स्क्रैप वैल्यू भी निकाल सकते हो, डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हो। क्वेश्चंस में 3-4 इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लो क्वेश्चंस हो अपने पास अभी वाला ही, एसेट कॉस्ट एसी कितना दे रखा हो सर? 1,10,000, कोई दिक्कत नहीं है। और स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो 10,000, लाइफ कितनी दे रखी हो? 10 ईयर। अब इसमें से फाइंड आउट क्या करना हो सर? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है सर? डेप्रिसिएशन हमारा है, पता करना है। तो डेप्रिसिएशन फॉर्मूला क्या हो गया? ये एसेट की कॉस्ट कितनी सर? 1,10,000, कोई दिक्कत नहीं। लेस स्क्रैप वैल्यू कितना सर? 10,000, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ कितनी सर? सर लाइफ होगी आपकी 10 साल हो गई। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर? 1,00,000 में भाग दे देंगे 10 साल का, तो डेप्रिसिएशन आएगा 10,000। कितना आएगा बेटा? 10,000। अब मैं आंकड़े बहुत इजी ले रहा हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं और आपसे एक नई चीज पूछ रहा हूं। आपको दीदी एसी एसेट की कॉस्ट 1,10,000, लाइफ दे दी 10 ईयर, डेप्रिसिएशन दे दिया 10,000, स्क्रैप वैल्यू दे दी
पता करो। क्या बात करते हो सर, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है। अब वही फॉर्मूला एप्लीकेबल कर दो फटाफट, ए सी माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ बराबर डेप्रीसिएशन, ये निकलेगा। ए सी कितना सर, 1,10,000। अब मैथ्स के आप धारिये हो, मुझे पता है। स्क्रैप वैल्यू सर हमें पता नहीं, अपॉन लाइफ कितनी है 10 बराबर डेप्रीसिएशन कितना सर 10,000। अब बराबर की चीज उधर जाएगी, भाग की चीज गुणे में जाएगी, गुणे की चीज भाग में जाएगी। आपको इक्वेशन अच्छे से करना आता है, इसको उधर भेज देंगे तो इधर आएगा 1,10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू बराबर 10,000 को 10 को उधर भेजेंगे, गुणा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 1,00,000। तो अब स्क्रैप वैल्यू इधर को उधर भेजेंगे, इस 1,10,000 को, या स्क्रैप वैल्यू उधर भेजो, 1,00,000 को इधर भेजो, तो 1,10,000 में से माइनस कर देंगे सर 1,00,000, तो आपकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी 10,000। आया समझ में? तो भाई आपको इस क्वेश्चंस में से कुछ भी पूछा जा सकता है। लाइफ का क्वेश्चन हो तो स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो, अभी मैं आपको डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में, डेप्रिसिएशन के मेथड में, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में नहीं घुसा रहा। आप कॉमर्स के बच्चे हो ही नहीं, मैं आपके दिमाग के साथ खेल रहा हूं, भाई ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करना है। अब आर्ट्स और साइंस को पढ़ा रहा हूं, आप ये मत सोचना सर उन्होंने तो जनरल एंट्री बताई थी, उन्होंने अकाउंट बताए थे, उन्होंने वो मैं विद्या बताई थी, सब बताऊंगा मैं, पैसेंस रखना। लेकिन आपके साथ एग्जामिनर कैसे खेल खेलेगा उसके लिए बता रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन में मान लो सर लाइफ गायब हो तो सर, अरे निकल जाएगा सर, नहीं नहीं सर एक बार निकाल के दिखा दो सर। अरे आप लोग भी निकाल सकते हो, अरे बच्चे लोग हो, क्यों मेरे से सर खलवा रहे हो? नहीं सर एक बार निकाल दो ना सर, मेरे ऑफलाइन क्लास होती तो छोड़ता ही नहीं मैं। लाइफ नहीं दे रही हो, एसेट कॉस्ट कितनी 1,10,000 बटे में लाइफ नहीं दे रही बराबर, सॉरी मानी बराबर नहीं, हाँ बराबर सर, गलतियां मत करो आप गलतियां करो, हमारा क्या होगा माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी 10,000। मान लो इसी क्वेश्चन में लाइफ गायब हो बराबर डेप्रिसिएशन कितना सर 10,000। अब लाइफ को उधर भेज के गुणे में डाल देंगे, लाइफ को उधर भेज के गुणे में डाल देंगे तो होगा क्या, 1,10,000 में से घटा दो, डेप्रिसिएबल वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते डेप्रिसिएबल वैल्यू, कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस करना, डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो 1,10,000 में 10,000 गया सर, 1,00,000 बच गया। लाइफ उधर गई तो बराबर 10,000 गुणे में बच गई लाइफ। अब 10,000 को इधर भेज देंगे, गुणे वाली चीज बराबर के इधर आती है तो भाग में जाती है सर, हमें पता है। तो 1,00,000 भाग इधर वाली चीज 10,000 बराबर सर लाइफ, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो सर, फाइनली बच गया 10। तो लाइफ कितनी बच गई भाई, लाइफ बच गई सर हमारी 10। आ रहा है ना? तो इस फॉर्मूले में से आपको कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है एग्जामिनर। आपको इन चीजों का ध्यान रखना, फॉर्मुलेशन पे ध्यान रखना है। तो अगर एसेट, टोटल एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, एसेट एसी मतलब एसेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो डेप्रिसिएबल वैल्यू में लाइफ का भाग लगता है, ठीक है। तो आपसे स्क्रैप वैल्यू के बारे में पूछ सकता है, टाइम के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी, ठीक है सर। अब चलो आते हैं अपन आगे। अब हमें और क्या जानना जरूरी होता है सर, आपको जानना होता है डेप्रिसिएशन निकालते हैं कैसे है, कौन कौन सी विद्या है। मुख्य रूप से 2 मेथड ऐसे हैं, वैसे आपके 8 मेथड है, इधर आओ देखो, आपके पास 8 मेथड है हाथ लगाने की विद्या। जैसे आपके पास 1,00,000 की मशीन थी, लेस करा डेप्रिसिएशन, 10,000 का डेप्रिसिएशन था, बराबर बैलेंस कितना बच गया, ये कॉस्ट थी, ये डेप्रिसिएशन, बैलेंस बच गया सर हमारे पास 90,000। ये डेप्रिसिएशन सर आया कहाँ से, आया कहाँ से भाई, इसको निकालने के तरीके हैं सर। ये लगता कैसे है, निकलता कैसे है? निकलता है भाई इस कॉस्ट के हिसाब से अपन निकालते हैं, कुछ बेस मानकर। जैसे कि लाइफ को बेस माना, ये 1,00,000 की मशीन है, 10 साल चलेगी तो हर साल 10 साल चलेगी तो हर साल कितना आएगा 10,000। मान लो ये 1,00,000 की मशीन है और हम पहले साल हमारा 10% डेप्रिसिएशन होगा, तो पहले साल कितना आ गया 10,000। अगले साल और 10% लगेगा, लेकिन 1,00,000 में से घटाने के बाद पीछे बचेगा, उस पर ही हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 90,000 पे 10%, ऐसे करते करते 10%, तो यहाँ पे कितना आएगा सर 9,000 आएगा।
पहले 10,000 था। मतलब कि फाइनली विधियां इस डेप्रिसिएशन को ज्ञात करने की मेथड क्या है, मेथड बनते कैसे, अभी मेथड बनते प्रैक्टिकल लाइफ से। मान लो सर एक मशीन ली, वो 10 साल चलेगी, तो उपयोगी जीवन के आधार पर डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है। अब कुछ ऐसा निकालना, पहले साल में मशीन नहीं है सर, पहले साल में डेप्रिसिएशन ज्यादा आना चाहिए, दूसरे साल में मशीन की वैल्यू कम हो तो डेप्रिसिएशन भी कम, तीसरे साल में और मशीन की वैल्यू कम तो डेप्रिसिएशन भी कम। हर साल 10 10 10 10 डेप्रिसिएशन क्यों लगाए? मान लो भी आज मशीन ली, कार है, नहीं है, नई कार पे स्क्रैच लगे, टूट फूट हो ज्यादा नुकसान, पुरानी कार ली उस पर टूट फूट हो तो कम नुकसान, वो वाली बात है, पुरानी चीजों पे कम नुकसान माने जाते हैं, है ना। और भाई सर कुछ चीज ऐसी है उत्पादन के हिसाब से चलती है, जैसे कि 1,60,000 घंटे की अगर अपनी कार की बैटरी चल रही है, एक साल में 1 लाख चला ली, तो 10 साल का काम तो हमने एक साल में ही तमाम कर दिया, है ना। तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन एक साल में लगा देंगे पूरा। तो ऐसे ही ये डेप्रिसिएशन कोई फिक्स नहीं है कि लाइफ के आधार पे ही निकालो। इस डेप्रिसिएशन को निकालने की मेथड है, विधियां हैं, ही विधियां हैं, खूब सारी विधियां हैं। आ जाओ भैया, डेप्रिसिएशन लगाने की मेथड है, मतलब विधियां हैं। नंबर 1 हाथ शेष, जैसे कि क्रमागत हाथ शेष विधि, सरल रेखा विधि, साधारण विधि, स्थायी हास विधि, ये इसके नाम है तीनों, सरल रेखा विधि, साधारण विधि, स्थायी हास विधि। ये दो मेथड ही आपके मोस्ट पॉपुलर है, ये ज्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंकों की योग विधि, उत्पादन इकाई विधि, मशीन घंटा विधि, शोधन कोष विधि, रिक्तीकरण विधि, वार्षिकी विधि। अब ध्यान देना, अब आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, आपने डेप्रिसिएशन काफी बार पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आज पढ़ रहे हो। एक चीज ये इसी चार्ट में मैं लिख देता हूं मैंने फर्स्ट मेथड ज्यादातर टीचर्स ये वाला बताते हैं, सरल रेखा विधि, मैंने ये पहले नहीं बताया, इसका कारण है 1 2 3 4, ये यहां से यहां तक, इस मेथड का अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो बच्चों, शॉर्टकट बता रहा हूं, इस मेथड का अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो तो इसमें बताएगा एक तो लाइफ, इस वाले चारों मेथड में एक तो क्या दे रखी होगी, लाइफ, या तो होगी ईयर में, या होगी यूनिट में, या होगी हॉवर्स में। मतलब 10 साल 10 ईयर, यूनिट में 1000 यूनिट, और हॉवर्स में 600 घंटे, मतलब ऐसे लिखा होगा, ये है लाइफ मान लो। तो भाई साहब लाइफ तो सर बट्टे में जाती है, भी आपने कराया है क्वेश्चन, याद रखना। तो 1 से लेकर 5 तक में तो एसेट की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, लाइफ में क्या, एक तो ईयर, एक तो ये, मतलब लाइफ पूरी ये लाइफ में आती है, ये ध्यान रखना। तो सर ये तो ध्यान है हमको। अरे भाई अभी जो मैं बता रहा हूं ना, स्क्रैप वैल्यू, अभी जो मैं बताने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगी। क्या सर, ये स्क्रैप वैल्यू स्टार मार्क, क्या बात करते हो सर, सरल रेखा विधि का क्वेश्चन हो, साधारण विधि हो, स्थायी हास विधि हो, हर साल सर 10 रुपए फिक्स कटेगा, या फिर अंकों के योग विधि के हिसाब से, या उत्पादन इकाई विधि के हिसाब से, मशीन घंटा विधि के हिसाब से। मशीन मान लो सर बैटरी 1,60,000 घंटा चलेगी, 1,60,000 घंटा में सर एक साल में ही चला लिया, फिर वो बैटरी पड़ी है, कुछ ना कुछ तो उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा वापस, सर मिलेगा पक्का, उसका कुछ ना कुछ आपको मिलेगा सर, कचरे का वो भंगार हो गया, इसमें भंगार मिलेगा। उत्पादन इकाई की विधि के हिसाब से मान लो ये मशीन है 1 लाख बिस्कुट के पैकेट ही बना पाएगी, और 1 लाख बिस्कुट हमने एक साल में बना दिया सर, 24 घंटे मशीन को चलाया, और एक साल में 1 लाख बना दिया, मशीन भंगार हो गई, अब मशीन को बेच देंगे, तो भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ऐसी ये 4 विधियां ऐसी है, ये बताती है मशीन की लाइफ खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ बचता है। तो एसेट की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू कौन कौन से मेथड में होगा, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू में स्क्रैप लेस होगा, बाकी वाले में नहीं होगा। ये अकाउंटिंग के हिसाब से मेथड बना रखे हैं, ये मैं आराम से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब चीजें बताऊंगा इजी वे में, ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको अब क्या ध्यान रखना है, हासित शेष विधि में जैसे कि मान लो एसेट कॉस्ट दे रखी होगी 1,10,000, अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, अभी मैं क्या बता रहा हूं, एसेट कॉस्ट दे रखी होगी 1,10,000, स्क्रैप वैल्यू दे रखी होगी 10,000, डेप्रिसिएशन रेट दे रही होगी, रेट दे रही होगी 10%, WDV मेथड मतलब कि ये हासित शेष विधि, क्रमागत विधि, जो भी आप कहते हो, हासित शेष विधि, क्रमागत शेष विधि। हासित शेष का मतलब आपने डेप्रिसिएशन लगाया, अगले साल का डेप्रिसिएशन उसके आए हुए बैलेंस पे, वो मैं अलग से और समझाऊंगा इस मेथड को पूरा, लेकिन आपके लिए पहले ही कुछ चीज दिमाग में डाल दूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये जो 10% लगेगा ना,
एसेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं करना है। एसेट कॉस्ट कितनी है? 1,10,000, तो यहाँ का डेप्रिसिएशन 1,10,000 इंटू 10% 11,000 आएगा। बाकी यही क्वेश्चन अगर लाइफ के हिसाब से हो, 10% ये रेट नहीं हो, लाइफ के हिसाब से हो, WDV मेथड हो, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है? WDV, इसको बोलते हैं WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको बोलते हैं SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके अंदर एसेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसमें भी एसेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, एसेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, एसेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। मैं इस पे ध्यान क्यों दे रहा हूँ ज्यादातर? बेटा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ना तो गारंटी से आपको कंफ्यूज करेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड का अगर क्वेश्चन हुआ तो आपको स्क्रैप वैल्यू साथ में देगा, और आप क्या करोगे? आपकी प्रैक्टिस कर रखी होती है एसेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू, इतना रट रट के ठोक चुका होता है बच्चे के दिमाग में, वो स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेगा ही करेगा। ऊपर वाले में भी 1,10,000 में 10,000 घटाएगा, 10% ठोकेगा और 10,000 आंसर को हिट कर जाएगा। एक्यूरेसी नहीं आती। थोड़ा दिमाग लगाना। इस हासिल से इस विधि में 10% दे रहेगा, इस प्रतिशत से भी बहुत सारा लॉजिक है। पीछे PA दे रहेगा पर एनम, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी टाइम का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मशीन कब खरीदी, कितने महीने उस साल में चली, कितने महीने नहीं चली, सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। बहुत ही काम की चीज है। इसके अंदर भी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है एक और। चलो यहाँ आ जाओ, आपको समझ में आया ना? तो यहां से लेकर फर्स्ट टू, नहीं 2, 3, 4, 5, सेकेंड टू फिफ्थ तक ये डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है। AC माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। लाइफ किस में हो सकती है? वही सर, ईयर में, हावर में और यूनिट में, मतलब ये एफिशिएंसी में। लाइफ हो तो ऊपर वाले में स्क्रैप वैल्यू माइनस होगा, बाकी किसी मेथड में स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होगा। और एक घंटा की योग विधि, मशीन घंटा विधि, अंकों की योग विधि, इसमें भी अंकों की योग विधि में भी स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि ये चारों मेथड लाइफ के बाद कुछ बचता है ये शो करती है, ये समझ लेना। ठीक है, ये हो गया सर एक तो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। आ जाओ वापस, ये इतनी सारी विधियां हैं डेप्रिसिएशन निकालने की। अब हम क्या पढ़ने वाले थे? ये रही, दो मेथड पढ़ रहे हैं स्टार्ट से, स्थायी हास विधि और शेष विधि या क्रमागत शेष विधि। स्थायी हास राशि विधि, स्थायी हास राशि विधि मतलब कि SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। हासित शेष मतलब कि WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब कि क्रमागत शेष विधि। इसमें क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हास एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह समान चलेगा। हर साल डेप्रिसिएशन, मान लो पहले साल में डेप्रिसिएशन 10 साल लगाए तो दूसरे में भी 10 10 10 10, हर साल 10,000 ही चलेगा। इसमें क्या होगा? मान लो आपकी मशीन की कॉस्ट 1,00,000 रुपया है, पहले साल 10% डेप्रिसिएशन है तो 10,000 घटा दो। दूसरा कितना आएगा सर? 90,000 बैलेंस आएगा। अब ये 10% इस बार हमने इस पे लगाया, अब और 10% लगेगा इस पे लगेगा, 90,000 पे 10% लगेगा। 10% कितना हुआ बेटा? सर 9,000 हुआ। अब डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू कितनी बच गई सर? 81,000 मशीन की वैल्यू बच गई। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा सर? अब 10% डेप्रिसिएशन इस पे नहीं लगेगा, 10% अब इस पे लगेगा, 81,000 तो 8,100। ये होगी WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपने इस 1,00,000 को रिटर्न डाउन करा 10,000 से, कितनी आ गई? 90,000। अब जो प्रतिशत है इसी 90,000 में लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ऐसा करके हासित शेष विधि के ऊपर लगेगा। हासित शेष का मतलब डेप्रिसिएशन के नीचे आपने प्रिंसिपल अमाउंट या मूल अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर हासिल लगाया, शेष जो आया उसके ऊपर ही वापस लगेगा प्रतिशत। फिर आया 9,000, फिर 81,000, उसके ऊपर ही लगेगा। मतलब कि जो वैल्यू रिटर्न डाउन आ रही है डाउन के ऊपर प्रतिशत लगाना। इसमें क्या बेटा? जैसे कि मान लो आपकी कॉस्ट दे रही है 1,00,000, अब 10% डेप्रिसिएशन है, इसमें रेट भी दे देगा। इसकी रेट कैसे निकालते हैं देखो, इधर बताऊं मैं आपको। अगर मान लो कहता है इसकी लाइफ है 10 ईयर, क्या है लाइफ सर? लाइफ है इसकी 10 ईयर, लाइफ है इसकी 10 ईयर। तो आप 1,00,000 में क्या करोगे? 10 का भाग दोगे तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000। तो 10,000 माइनस करोगे, पीछे कितना बचेगा सर? पीछे बचेगा 90,000। फिर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लोगे आप? 10,000 ही लोगे, पीछे कितना बचेगा? 80,000। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लोगे सर? 10,000 ही लोगे, पीछे कितना बचेगा सर? 80,000 में से 10 गया, सॉरी 70,000 ही बचेगा। इसमें क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स्ड रह रहा है, 10,000 10,000, स्ट्रेट लाइन की तरह चल रहा है। डेप्रिसिएशन सिंपल फिक्स ही रह रहा है। अब तो सर इसमें क्या है?
इसमें सर 10 10 10 10 जा रहेगा, इसमें क्या हुआ, घटता हुआ रहेगा। हासित शेष, शेष भी हास होता रहेगा, मतलब कम होता रहेगा, कुछ भी समझो। क्रमागत हास विधि, क्रमागत मतलब इस क्रम में गत नीचे होता रहेगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा हर बार। पहले साल में डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे साल में 9,000, तीसरे साल में 8,100। इस तरह से इनके डेप्रिसिएशन में कमी आएगी। इधर डेप्रिसिएशन घटती हुई क्रम में रहेगा, इधर डेप्रिसिएशन सीधा सिंपल रेखा में रहेगा, मतलब हर साल की राशि समान रहेगी, इसमें घटती हुई राशि रहेगी। दूसरा, इसकी वैल्यू 10 साल बाद मशीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसकी सर 10 साल बाद भी कुछ वैल्यू बचेगी, जीरो नहीं होगी। इस सब को मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊंगा। और क्या हुआ आगे, जल्दी आए यार, नेक्स्ट फैकल्टी का टाइम हो गया है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मेरी बात सुनो। स्थायी हास राशि विधि और हासी शेष क्रमागत विधि, इन दोनों के डब्ल्यू एसएलएम का और डब्ल्यूडीवी का, इन दोनों को कंपैरिजन करके इसमें से कुछ भी चीज दे दे। मान लो इसमें से 5वें साल का सिर्फ डेप्रिसिएशन दे दे और सिर्फ क्या दे दे, रेट दे दे। सिर्फ 5वें साल की, क्या कह रहा हूं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, 5वें साल की सिर्फ डेप्रिसिएशन दे दे और सिर्फ रेट दे दे, तो आप सच नहीं मानोगे। इसकी मूल अमाउंट, इसके 10 साल का डेप्रिसिएशन, मूल अमाउंट से इसमें शिफ्ट होना, यहाँ के डेप्रिसिएशन और यहाँ के डेप्रिसिएशन अंतर, खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, खूब सारी इक्वेशंस बनती है। वो सब इक्वेशन मैं यूं चुटकियों में करा दूंगा, अंगुलियों में। वो करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। एसएलएम को और डब्ल्यूडीवी को कंपेयर करके एक क्वेश्चन आता ही आता है कि आपने एसएलएम लगा दिया गलती से, आपको इस पे शिफ्ट होना है, तो डेप्रिसिएशन में कितना डिफरेंट रहेगा, एक अकाउंटिंग एंट्री भी होगी। तो अकाउंटिंग एंट्री के साथ इनके क्वेश्चंस क्या होंगे, इनके क्वेश्चंस क्या होंगे। इसका क्वेश्चंस में से मान लो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन दिया है और उसकी रेट बता दी, तो आपको ये प्रिंसिपल नहीं बताया, तो डायरेक्टली प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हो। यहां से डायरेक्टली इस साल के तीसरे साल के इक्वली यहाँ का डेप्रिसिएशन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। सब चीजों को डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा मैं, लेकिन नेक्स्ट मेथड में ही, नेक्स्ट क्लास में देखना जरूर। थोड़ी सी बीच में ड्रॉप करनी पड़ रही है, कोई इंपोर्टेंट काम से जाना था, मुझे निकलना पड़ेगा। आपको इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चीजों को सीखने के लिए आपने पता है फाइनल अकाउंट में परसेंटेज वाला आता है कि कॉस्ट का ये प्रॉफिट हो तो सेल्स का कितना प्रॉफिट रहेगा वगैरह। एक मैथमेटिकली एक चीज बताऊंगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की कुछ चीजें बताऊंगा, उस चीजों को सॉल्व करेंगे ना, फिर देखना ये आपके डेप्रिसिएशन वाला इतना शानदार हो जाएगा कि पूछो मत। पहले मैं आपको एक मैथमेटिकली कुछ चीजें बताऊंगा। मैथ्स आपकी वैसे बहुत अच्छी है, ये आपको अच्छे से आता होगा, लेकिन इधर मैं कुछ आधी अधूरी जानकारी होगी, उस आधी अधूरी जानकारी से इधर की पूरी जानकारी कर सकते हैं, इधर की जानकारी से इधर का कुछ पूछो तो भी बता सकते हैं, इधर की कुछ चीजें दे रखी है उधर वाले में शिफ्ट हो सकते हैं। इसको कंफ्यूज करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो वो कंफ्यूजन मैं सारी क्लियर कर दूंगा आप लोगों की सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए माफ करना, बैक टू बैक 2 वीडियो दे दूंगा, शाम को आके वापस एक वीडियो दे दूंगा, बैक टू बैक 2 वीडियो मिलेंगे आपको आज डेप्रिसिएशन के। ओके बच्चों, सॉरी, जाना पड़ेगा, बाय।